नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमीक मोहित्रा जी आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। और शमीक मोहित्रा और मैं, हम लोग सभी आपका स्वागत करेंगे 14-15 मार्च को। बहुत अच्छे लाइन ऑफ स्पीकर्स हैं। दादा बहुत अच्छा फाइनेंस और जियो पॉलिटिक्स की पकड़ रखते हैं। हमारे साथ कई दिग्गज लोग जुड़ने वाले हैं। तेजस्वी सूर्या, विनोद तावड़े जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सुजीत कुमार जी, हु इज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे साथ जो बहुत जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एंड द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो और जुड़ेंगे, जैसे हरिशन सिंह जी, विष्णु शंकर जैन, अंकित शाह, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सर, विक्रम सर, राजीव सर। आज बाय द वे राजीव सर का बर्थडे, सो डोंट फॉरगेट टू विश राजीव नारायणन सर हैप्पी बर्थडे टू हिम, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स दैट वी हैव। एंड दादा, एंड अब दादा का भी 16 तारीख तक कंफर्म आ जाएगा। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो। आइए जल्दी जल्दी रजिस्टर करिए क्योंकि सीट्स आर रनिंग आउट। योर फूड एंड बेवरेजेस इज ऑन मी। This is one of the finest experts and subject specialists that we have. First day is all going to be about domestic politics, and second day is all going to be about geopolitics, army, weapons, strategy, geopolitics, and a lot more. और इसके बीच में आप लोगों की मुलाकात होगी अपने फेवरेट गेस्ट के साथ भी, जो आप वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं। दादा, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। मेरा नमस्कार जी, दादा, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो गई हैं बीच में, राइट फ्रॉम बैनिंग ऑफ क्रिप्टो बाय चाइना टू लॉट ऑफ मेजर डेवलपमेंट्स दैट हैज़ हैपेंड। सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज़ थ्रो सम लाइट बिकॉज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है जियो इकोनॉमिक्स। ओवर टू यू दादा। मुझे सारी कड़ियां जो हैं लिंक्ड नजर आ रही हैं और जिस व्यवस्था का अनुमान हम लगा रहे थे कि नया व्यवस्था निकलने वाला है उसी दिशा में बढ़ रही है दुनिया। तो इसमें प्रेशस मेटल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसीज, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, मॉनेटरी फ्लोज, इन्वेस्टमेंट्स और नए ट्रेड के मार्ग या फिर ट्रेड के रूट्स, ये सारी चीजें लिंक्ड है। सो पहली बात तो ये है कि पूरा विश्व जो है अभी एक जो चार बड़ी बड़ी शक्तियां हैं विश्व में, अब इनकी कोई समानता तो नहीं कहूंगा पर ये चार बड़ी शक्तियां हैं। वो है अमेरिकन जो युक्त राष्ट्र है वो, फिर चाइना, भारतवर्ष और रूस, और एक तरफ से यूरोप भी थोड़ा सा उभर के हिलडुल रहा है। और इनके साथ जो फिर मैं कहूंगा, अब इंडिया को कुछ लोग कहते हैं कि मिडिल ताकत है, बट अभी नए जो आकलन किए गए हैं नेट नेशनल पावर, उसमें इंडिया नंबर 4 पे उभर के आ चुकी है। और जो मिडिल ताकतें हैं जैसे जापान, कोरिया वगैरह हो गया एशिया में, तो ये भी अपनी दिशाएं ढूंढ रहे हैं। सब अपनी दिशाएं ढूंढ रहे हैं, अभी एक ढूंढने की स्थिति में है, लेकिन कुछ अलाइनमेंट्स, कुछ गठबंधन जो है होते हुए नजर आ रहे हैं साफ। और ये वो गठबंधन नहीं है जो पहले थे, जैसे ब्रिक्स हो गया, या मतलब जो वेनिला ब्रिक्स था, या फिर आपका क्वाड जो एक कोशिश करी गई थी चाइना को घेरने के लिए, या फिर दक्षिण के जो राज्य हैं जिसको डीप क्या बोलते हैं, ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण अभी तक अस्त व्यस्त है। उसका जो नेतृत्व है उसको लेने की कोशिश भारतवर्ष भी कर रहा है और चीन भी कर रही है अपनी तरफ से, और रशिया भी उसने टेबल पे अपनी मोहरें बिछा रखी है। पर पहली चीज हम लेते हैं कि जो नया वैश्विक व्यवस्था आने वाला है उसमें कौन उसकी दिशा तय करेगा, ये लेके परस्पर द्वंद्व है। ठीक है, उसकी दिशा क्या है अब ये पहले समझ लेते हैं। पिछले 2000 साल से जितने भी युद्ध हुए या द्वंद्व हुए देशों के बीच में या राज्यों के बीच में, वो रिसोर्सेस को लेके, ठीक है, तो अब वो स्थिति फिर से आ गई है कि रिसोर्सेस को लेके द्वंद्व चल रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा, उससे स्पष्ट होगा, फिर भारतवर्ष पे आएंगे। उदाहरण है, एक स्टेट है अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में, जिसका नाम है निजेर, NIGER।
ये माली के साथ लगता हुआ है। माली एक बहुत पुराना राज्य है, वो भी एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, और नाइजीरिया के ठीक ऊपर। निजर बहुत ही गरीब देश है, जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है, लेकिन निजेर सडनली सबकी दृष्टि में आ चुका है, और ये नया एक आप कह सकते हो केंद्र बन जाएगा युद्ध के लिए और द्वंद्व के लिए, बिग पावर्स का। निजेर जो है वो ट्रेडिशनली फ्रांस का एक कॉलोनी था, ठीक है। और इसका महत्व यह है कि निजेर के पास दुनिया में 5वें नंबर पे है वो यूरेनियम रिजर्व्स पे, और उसके पास बहुत बड़ा गोल्ड का भी रिजर्व्स है, अनएक्सप्लॉइटेड। फ्रांस का जो पूरा विद्युत उत्पादन होता है वो निजेर से लाए हुए यूरेनियम के द्वारा उसका 2/3 होता है। पूरे विद्युत के उत्पादन की बात कर रहा हूं, तो फ्रांस सबसे ज्यादा न्यूक्लियराइज स्टेट है दुनिया में। लेकिन अब फ्रांस को उस मात्रा में यूरेनियम यहां से मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि निजेर में रशिया घुस चुकी है। उसने जो निजेर की सत्ता थी, जो एक अभी एक रेवोल्यूशनरी के हाथ में जा चुका है, लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशनरी, रशिया ने उसको ये वेस्ट के पाले से निकाल के अपने पाले में लिया। रशिया के पीछे पीछे चाइना भी घुस चुकी है। भारतवर्ष का फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट था जिससे वो माली और निजेर दोनों के जो रिसोर्सेस थे उसमें भारतवर्ष अपना भी हिस्सा ले रहा था, लेकिन भारतवर्ष ने भी अपना स्विच करके क्लेवरली रशिया के साथ अलाइन करके निजेर में घुसी हुई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चीजें चाहिए। एक तो ये वैश्विक आंदोलन आ रहा है, औद्योगिकी आंदोलन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप जिसको कह सकते हो, जो एआई बेस्ड है, ठीक है। अब एआई जो बन रहा है, ये सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अब मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 12 वॉट पे काम करता है, और इतना एक अद्भुत उत्पादन जो प्रकृति ने किया है, 12 वॉट पे इस विशाल हमने जो पृथ्वी पे ये जो सिविलाइजेशन चल रहा है मनुष्य का, उसकी रचना करी है। और बहुत ही मैलिएबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही इलास्टिक इमेजिनेशन है, ठीक है, इस दिमाग में। तो ये हमारे पास बेस्ट डिवाइस है। अब इसका एक ही इसमें रेस्ट्रिक्शन है, चूंकि ये 12 वॉट पे काम करता है दिमाग, तो स्टोरेज की क्षमता थोड़ी सीमित है। आप जब पढ़ाई करते थे बचपन में, आप सब वो भारतवर्ष में तो रट्टा मारने वाली बात थी, तो रट्टा मारते वक्त दिमाग पे जोर पड़ता था ना ज्यादा, सोचने में उतना नहीं पड़ता, लेकिन वो रिटेंशन करने के लिए और फिर अंदर घुसाने के लिए यू वुड सी वो कभी कभी बुखार आ जाता था, है ना। बहुत देर से आप पढ़ाई कर रहे हो और ठूस रहे हो, तो यू वुड फील एग्जॉस्टेड, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उन्होंने मार्ग क्या चुना है वो देखिए, और फिर मैं इसके साथ जोड़ के बताऊंगा कि चेंजेस क्या आ रही है। मार्ग ये चुना है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इसका मतलब बहुत बड़े डेटा सेट्स, इसका मतलब बहुत सारा स्टोरेज, इसका मतलब बहुत सारा एनर्जी। अब वो कोयले के बेसिस पे तो नहीं हो रहा है उस एनर्जी का उत्पादन, क्योंकि विश्व जो है उस तरफ, उस दिशा में अभी ऑलरेडी चल चुका है, जिसमें क्लीन एनर्जी की बात करी जाती है। और विश्व में इस वक्त क्लीन एनर्जी का बेस्ट सोर्स, अगर हम रिन्यूएबल्स छोड़ दें, वो है न्यूक्लियर। तो यूरेनियम को लेके भी एक बहुत बड़ा नया द्वंद्व चालू हो गया है। दूसरा, इस चीज को बनाने के लिए जो डेटा स्टोरेज वगैरह है, हमें चाहिए द क्रिटिकल एलिमेंट्स, राइट, जैसे लिथियम वगैरह हो गया, एक्टिनाइड्स हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके साथ हमें चाहिए सिल्वर। तो अब ऐसा है कि जहां जहां इन चीजों का, इन खनिजों का प्रेजेंस होगा, वहां वहां आपको द्वंद्व दिखेगा। आप देख लीजिए, कॉन्गो में है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में है, इंडिया के इर्द गिर्द है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ओरिजिन का। यूक्रेन में है बहुत बड़ा द्वंद्व, ठीक है। तो दुनिया में जहां जहां इनका प्रेजेंस होगा, या अभी दक्षिण अमेरिका में, वेनेजुएला में, वहां पे भी बहुत सारे ये मिनरल्स पाए जाते हैं। वहां पे द्वंद्व की स्थिति आ चुकी है, क्योंकि एक ये सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास इसका होल्ड आ जाए, क्योंकि जो फ्यूचर है
दो चीजें आ रही हैं बड़ी चेंजेस। एक है एआई बेस्ड, लार्ज लैंग्वेज बेस्ड एआई मॉडल्स, और दूसरा है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। अब आप देखिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज जो होंगी, मैंने कई बार कहा है कि इसका एक आधार होगा। ये जो फिएट बेस्ड करेंसीज हैं, यानी कि आप सिर्फ भरोसे पे, ये सरकार इस पे हम इतना भरोसा करते हैं तो इसके करेंसी पे ये मूल्य लगाते हैं, ये जो चीज है ये खत्म हो रहा है। पिछले 80 साल से ये चल रहा था, पर अब उस स्थिति में पहुंच चुकी है कि भरोसे के बेसिस पे आप ये कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि जो भी करेंसी भरोसे के बेस पे चलती है, उसको दबाना या उसको बहुत तेजी से आगे भगाना, यानी कि प्रिंटिंग मोर मनी जिसको कहते हैं, वो एक इट्स यूफेमिज्म। प्रिंटिंग नहीं है, इट रियली आप मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हो। तो वो उसके लिए संभव है जिसके पास ग्लोबल रिजर्व करेंसी वाली स्टेटस है, जो यूएस के पास है, ठीक है ना। वो स्टेटस जो है वो भी अब समाप्त होने की दिशा में जा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि पिछले 10 साल में यूएस डॉलर के बेसिस पे जो ट्रेड्स थे वो 62% से 42 के आसपास आ गए, 42%। भारतवर्ष अपना ट्रेड डॉलर में सेटल करता था 86% अबाउट 15 इयर्स बैक, अभी वो नीचे आके 60 के आसपास आ गया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इस चीज को समाप्त किया जा रहा है, और यूएस को भी अब लगने लगा है कि भाई मैं उसी करेंसी में बोरो कर करके, पैसा कर्ज ले लेके मैंने अपना ये इकोनॉमी बनाया हुआ है। अगर उस करेंसी पे लोगों का भरोसा टूट गया और मैं अपना जो है दादागिरी करके उसको नहीं चला पाया, तो फिर क्या होगा? सीबीडीसीज लाना पड़ेगा। सीबीडीसीज का जो बेसिस होगा वो फिएट नहीं होगा। फिएट एक बेसिस उन्होंने रखा अमेरिकन सिस्टम में, वो कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग डॉलर प्लस प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर प्लस सम एनर्जी बेस्ड रिसोर्सेस, ये तीन चीजें रहेंगी। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मतलब एशिया के देश जिसमें मैं रूस को भी गिनता हूं, हम कह रहे हैं कि गोल्ड प्लस सिल्वर एंड जो हमारे पास यूनिवर्सल नेचुरल रिसोर्सेस है उसके बेसिस पे हम इन करेंसीज को इशू करेंगे, सीबीडीसीज को। और हम एक नेटवर्क बनाएंगे, किसी का वर्चस्व नहीं रहेगा। नेटवर्क में युआन भी होगा, रुपी भी होगा, रूबल भी होगा, और भी जो देश जुड़ना चाहते हैं वो भी रहेंगे। सबके अपने सीबीडीसीज होंगे और एक नेटवर्क, एक बास्केट में, उसमें वो शक्ति ज्यादा आएगी। लेकिन बेसिस होगा प्रेशियस मेटल्स। तो अब आप देखिए, अगर प्रेशियस मेटल्स बेसिस है तो जिसके पास उसका फिजिकल स्टॉक है उसका पलड़ा भारी। हम सब ने नोटिस किया कि गोल्ड और सिल्वर, बाय द वे, आज तक अगर देखें पिछले साल से, तो सिल्वर कभी कोई 28-29 डॉलर पे था, आज 84 डॉलर पे है। बीच में एक भारी उछाल आया था दिसंबर के अंत में और जनवरी के मध्य तक, 121 डॉलर तक चला गया था पर ट्रॉय आउंस। फिर धड़ाम से गिरा, वो 40% नीचे गिरा, अब फिर से ऊपर चढ़ गया। इसका कारण ये है, जो मैंने ये कहा, कि जिसके पास गोल्ड और सिल्वर रहेगा उसका पलड़ा भारी, उस करेंसी का पलड़ा भारी, और जो नया रीसेट हो रहा है मनी सप्लाई का, वो इसी के बेसिस पे है। पर अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर है ही नहीं तो आप क्या सीबीडीसी इशू करोगे? मैंने कई बार कई पॉडकास्ट में ये दर्शकों को बताया कि जो फिजिकल डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होता है सिल्वर का, वो सिर्फ शंघाई में होता है और भारतवर्ष में कई सेंटर्स पे होता है। भारतवर्ष में कोई एक सेंटर नहीं है, कई सेंटर्स हैं। वो लोकली तय होता है भारतवर्ष में प्राइस। तो एक शंघाई में फिजिकल डिलीवरी बेस्ड मार्केट है, और इंडिया में, मतलब चाइना और इंडिया में, और कहीं नहीं है। यूएसए और यूरोप में वो लंदन में है, लंदन बुलियन मेटल एक्सचेंज, मेटल एसोसिएशन, एलबीएमए। और न्यूयॉर्क यूएस में है कॉमेक्स, कमोडिटीज एंड मेटल एक्सचेंज। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग होता है। मैंने ये भी कहा था कि यूएस में इस वक्त जितना ट्रेड इन्होंने साइन किया है पेपर बेस्ड, वो उसका अब 10% से भी नीचे आ गया। 8% भी इनके पास एक्चुअल फिजिकल सिल्वर नहीं है। सेम एलबीएम स्थिति और खराब है, वो 3% के कगार पे आ गया। मतलब तिजोरी खाली है लेकिन आप ट्रेड पे ट्रेड करे जा रहे हो। तो हुआ यूं कि इन्होंने शॉर्ट मारना चालू किया। दो चीजें हुई। नंबर वन, जैसे ये जो बड़ी संस्थाएं थी, जेपी मॉर्गन हो गया और ब्लैक रॉक, दोनों तरफ खेल रही थी, शॉर्ट भी ले रही थी, लॉन्ग पोजीशन भी ले रही थी। फिर कुछ बड़े बैंक थे यूरोप के, वो पेंशन फंड्स, बिग पूल्स ऑफ कैपिटल,
इन्होंने सबने मिलके कल्यूड करके सिल्वर का प्राइस गिराने की कोशिश करी और वो सफल भी हुए कई हद तक। $72 तक तो आ ही गया था। दूसरा, जो ये दो बड़े प्लेटफॉर्म्स थे, एलबीएमए और कॉमेक्स, ये ट्रेड जो होता है ना, पेपर सेटिंग होता है तो मार्जिन पे होता है। पर आप अगर मार्जिन को बढ़ा दो, मान लीजिए मार्जिन आप पहले रख रहे थे 4%, 5%, पर आपने सडनली उसको अगर 8%, 10% कर दिया, तो व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग द गैप इज सो मच बिगर। मतलब 8%, 10% आपके पास होना चाहिए फिजिकली। रिमेंबर, वॉल्ट में है नहीं, तो ये सेटलिंग और भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या होगा, प्राइस पे प्रेशर आएगा, नीचे की तरफ जाएगी प्राइस, और वही हुआ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये है कि उस हद तक, जिस हद तक पेपर में प्राइस गिरा, उस हद तक फिजिकल में, एशिया में, जहां पे एक्चुअली सोना और चांदी पड़ा हुआ है, वो नहीं गिरा। आज गोल्ड फिर से $5,000 के ऊपर चली गई है, ठीक है। और सिल्वर जो है वो अभी 85 तो मैंने देखा था, अभी पता नहीं कितना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अभी वो उस लेवल पे है फिर से। यानी ऐसा हुआ, वो ऐसे गिरा, फिर यहाँ पे जाके नीचे जाके फिर से ऐसे जा रहा है। तो ये जो कर्व है ना, वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये वाला जो चीज था ना, ये सडन, ये नहीं होने वाला है। उसका कारण क्या है? अब तीन कारण है। एक तो मैंने बता दिया कि सीबीडीसीज आ रहे हैं। नंबर टू, स्ट्रक्चरल डिमांड यानी इंडस्ट्रियल डिमांड, जो सोने का उतना नहीं है। सोने का एक बहुत लिमिटेड, कुछ हाई सेंसिटिव कंडक्टेंस आइटम्स, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह में यूज होता है, कुछ कुछ चीजों में यूज होता है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं कह सकते। इट इज रिजर्व करेंसी डिमांड एंड रिजर्व डिमांड, प्लस इट इज रिटेल डिमांड बाय हाउस होल्ड्स, प्राइमरीली इन एशिया, मेनली इन इंडिया। सिल्वर का जो है वो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डिमांड भी है। तो अगर इंडस्ट्रियल डिमांड हाई है, सप्लाई रुकी हुई है, चाइना ने अभी तक अपना वो जो लिमिट्स उसने लगाए थे वो हटाया नहीं है on export of silver, and China still is the largest producer of silver, not the largest consumer. Okay, largest consumer भारतवर्ष है। तो जिसके पास एक्चुअल फिजिकल स्टॉक है, वापस वैल्यू उसी तरफ खींचेगा और यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा। तो वही प्रीमियम नजर आ रहा था। अगेंस्ट द पेपर प्राइस देयर इज ऑलवेज बीन अ प्रीमियम इन द एशियन मार्केट। शंघाई हो गया, इंडिया हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया। तो प्रीमियम का मतलब क्या है? रिश्ता टूट गया पेपर ट्रेडिंग के साथ काफी हद तक, ठीक है, जिसकी इनको आशंका थी। लेकिन इसके चलते आप इसके नीचे का खेल समझिए। इसके नीचे का खेल ये है कि वक्त मिल गया उन लोगों को। वक्त किस लिए? कि जो नए सीबीडीसीज आएंगे तो उसमें ये फिर से एक्यूमुलेट कर पाएंगे होर्ड ऑफ सिल्वर, होर्ड ऑफ गोल्ड, ठीक है। यूरोप ने अपना गोल्ड ऑलमोस्ट 40 to 50% यूएसए से वापस खींच के अपने पास, अपनी तिजोरियों में लेके आए हैं, ठीक है। इंडिया ने लंदन से अपना गोल्ड वापस खींचना चालू किया, काफी हद तक वो आ चुका है। ऑलराइट, सो फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर प्लस द pricing capacity as well as actual pricing, it is shifting east very rapidly. अब वो एस्टैब्लिश हो गया। अब ट्रेंड, दैट इज, कह सकते हैं आप, सेक्युलर ट्रेंड है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अब इसके चलते आप लोगों ने जो देखा वो देखा पिछले अक्टूबर से ये फरवरी के शुरू तक। ये जो पहले पहले उछला, फिर गिरा, फिर उसकी तरफ ही गया, ऊपर की तरफ ही गया। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है। और इसीलिए हम अर्थशास्त्र के हिसाब से जब भी आकलन करते हैं, फोरकास्ट नहीं करते, क्योंकि फोरकास्ट में दो चीजें होती हैं, एक होता है वैल्यू, दूसरा होता है टाइम। तो टाइम बोलना मुश्किल है, लेकिन दिशा जो है वो तय होता है, और दिशा के अगेंस्ट कोई जा नहीं सकता। और एक और चीज मैं लोगों को आश्वासन के तौर पे कह दूं कि फिजिकल ऑलवेज विंस। पेपर पे आप कुछ भी अटकलें लगाते रहे, जो फिजिकल पोजीशन होता है ना, उसके विरुद्ध आप जा नहीं सकते हो, प्राइस वाइज एंड एक्चुअल ट्रेड वाइज। तो वो फिजिकल जो है वो शिफ्ट हो चुका है, एंड इट इज नाउ एस्टैब्लिश्ड वेयर द फिजिकल स्टोरेज पावर लाइज नाउ। अब इस स्थिति में इन्होंने कल्यूड करके उसको नीचे गिराने की कोशिश करी, सक्सेसफुल हुए, लेकिन ओवरऑल फिर भी डायरेक्शन एस्टैब्लिश्ड है। अब देखते हैं कि ये जो तथाकथित एआई रेवोल्यूशन आ रहा है, वो इससे भी बड़ा ट्रेंड है। कह सकते हैं दो मेगा ट्रेंड पे हम आज बात कर रहे हैं। एआई का जो रेवोल्यूशन आ रहा है,
अच्छा हाँ, एक चीज मैं कहना भूल गया, क्रिप्टो पे बात करना बहुत जरूरी है बिफोर शिफ्टिंग टू एआई। चाइना ने, आपने कहा शुरू में गायत्री जी, कि क्रिप्टो बैन कर दिया है। भारतवर्ष में, एज यू नो, वी हैव ब्रॉट इन रेगुलेशन एंड बिग टैक्सेस ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग। ट्रम्प का वो जो चला था, उसने अपने, उसकी फैमिली ने एक क्रिप्टो लॉन्च किया था पाकिस्तान के साथ कल्यूट करके। दैट हैज क्रैश्ड कंप्लीटली, उसका वैल्यू ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट है। जो भी इन्होंने गेन किया था, अनलेस दे हैव सोल्ड ऑफ देयर पोजीशंस, इट्स वैल्यू इज, कल इट्स लाइक आधा टॉयलेट कल पेपर आई थिंक। yesterday night 3.6 trillion wiped out in 90 minutes in the या crypto crash which happened yesterday या night, या right? इट्स अ ब्लड Gold, बाथ. It's a bigger gold, bloodbath than in the precious metals, and precious metals anyway have recovered as is expected. आप वैल्यू yeah, के विरुद्ध जा नहीं सकते हो। देखिए, क्रिप्टो का प्रॉब्लम क्या था? क्रिप्टो हैज द सेम प्रॉब्लम एज फिएट करेंसी। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? फिएट करेंसी का बेसिस क्या है? सरकार पे भरोसा। क्रिप्टो कोई सरकार इशू नहीं करती है। क्रिप्टो इज अ प्राइवेट फेडरेटेड इशुएंस, जो कोई कंपनीज कर रही हैं, जैसे एथेरियम वगैरह हो गया, या बिटकॉइन, विच नोबडी रियली नोज वो कहां से इशू होता है। अटकलें ये हैं कि वो हांगकांग से हो रहा है और चीनी लोग ही कर रहे हैं उसके पीछे, क्योंकि सर्वर्स सारे उधर ही दिख रहे हैं, स्टोरेज उधर ही दिख रहा है। पॉइंट ये है कि अपार्ट फ्रॉम द स्टोरेज के लिए जो खर्चा होता है और जो ब्लॉकचेन बनाने के लिए मेहनत होती है, उसके अलावा तो कोई वैल्यू का सोर्स है नहीं ना उसमें। मैं एक बहुत बढ़िया पेंटिंग बना रहा हूं, मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया पेंटिंग है, लेकिन लोगों को लगता है ये बकवास है, ये तो एकदम शिट है, तो उसका वैल्यू तो होगा नहीं ना। तो क्रिप्टो कुछ वैसा ही है। तो जैसा ये फिएट करेंसी है, वैसे ही क्रिप्टो के नीचे कोई आधार नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि ये ट्रम्प फैमिली जो ये कोशिश कर रही थी, दे वांटेड टू लिंक इट टू द रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दे वांटेड टू लिंक इट टू अदर थिंग्स, राइट? तो ये सिर्फ भरोसे के बेसिस पे या विश्वास के बेसिस पे जो ये तंत्र चल रहा था, उसको रिप्लेस करने के कगार पे दुनिया आ गई है। और एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि डॉलर जो है वो एक, यूएस डॉलर जो अभी फिएट है, वो ब्रोकन करेंसी है। तो वो सेफ्टी के लिए जो पहले डॉलर ले लो या ट्रेजरीज ले लो, वो जो चीज है वो भी टूट चुका है। सबको दिख रहा है कि नया एक वैश्विक व्यवस्था आ रहा है। ये लोग खुद कह रहे हैं कि भाई हम तो सीबीडीसी लाने वाले हैं, डॉलर उसका एक फ्रैक्शन मात्र होगा और बाकी दूसरी चीजें रहेंगी जैसे प्रेशियस मेटल। तो उस दिशा में लोग भाग रहे हैं। तो इस स्थिति में क्रिप्टो पे आप क्यों भरोसा करोगे? क्रिप्टो पे भरोसा करके आपको मिलेगा क्या? क्रिप्टो हैज वाइप्ड आउट ट्रिलियंस इन वैल्यू इन द लास्ट 10 days पर्टिकुलरली। इतना मतलब घातक डिक्लाइन जो इन्होंने कोशिश करी थी ना, दे वांटेड टू शॉर्ट द वैल्यू ऑफ दोज थिंग्स व्हिच दे डोंट पोजेस। तो क्रिप्टो भी, बाय द वे, द मेजॉरिटी ओनरशिप वाज नॉट इन द वेस्ट, इट वाज इन द गल्फ एंड इट वाज इन places like China. Those are the major owners of cryptocurrencies. So they wanted to short it. क्योंकि अगर आपको अपना करेंसी का वर्चस्व बनाना है, तो you have to attack other alternative sources of store of value. So you attack China, you attack India, you attack the Gulf, you attack even your allies in Europe, which is what the US does. So that is one. And this other thing was, everybody's understood कि ये crypto जो है basis नहीं है, सीबीडीसी आ रही है। मैंने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में कभी नहीं कहा, लेकिन मैं शुरू से ही कह रहा हूं, जो मेरे सर्कल में लोग हैं, कि देखो, द डे द गवर्नमेंट्स डिसाइड कि हम लोग करेंसी इशू करेंगे डिजिटल, क्रिप्टो का वैल्यू खत्म हो जाएगा। आप खुद ही सोचो, जिस भरोसे के बेसिस पे लोग ट्रेड करने को और वैल्यू स्टोर करने को तैयार होते हैं, करेंसीज, फिएट करेंसीज, उसका सोर्स वही है। तो गवर्नमेंट का बैकिंग भी आ गया, राइट? सॉवरेन बैकिंग जिसको कहते हैं। दूसरा, अब इसके नीचे गोल्ड सिल्वर वगैरह रहेगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स रहेंगे, यूनिवर्सल एनर्जी के सोर्सेस रहेंगे। सो इट इज बेटर टू पुट योर फेथ, आपका विश्वास जो है आप सीबीडीसीज पे डालोगे क्रिप्टो के बजाय। तो ये वही जो मैंने एक बार समझाया था, रिस्क ऑन रिस्क ऑफ वाली बात। तो अभी ये रिस्क ऑफ का जमाना है, तो आप रिस्क ऑन तो नहीं करोगे, आप रिस्क ऑफ करके उस दिशा में भागोगे जहां आपको सेफ्टी नजर आती है। और वो दिशा है सीबीडीसीज, वो दिशा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू सम एक्सटेंट, और वो दिशा है गोल्ड एंड सिल्वर। तो वही हो रहा है। इसके साथ मैं जोड़ दूंगा जो एक हमारा व्यू पॉइंट रहता है कि भाई लैंड का वैल्यू तो कभी
लॉन्ग टर्म गिरेगा नहीं, विच इज करेक्ट। अगर आपके पास लैंड है देन उसका वैल्यू एक रहेगा, इट बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो देयर इज अ न्यू अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू गोइंग ऑन, और इसके चलते ये क्रिप्टो का जो है बेड़ा गर्क हो चुका है। बेड़ा गर्क रहेगा नहीं रहेगा, ये लोग कैसे रिकवर करेंगे नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है। मेरे हिसाब से ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाइना ने जो बैन किया है ना, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। मैंने कहा था कि चाइनीज लोग ही क्रिप्टो के बहुत बड़े खरीदार होते हैं। गल्फ वालों ने बहुत खरीदा है। ये जो इंटरनेशनल रैकेट्स होते हैं ना, माफिया, गन रनिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, वो भी क्रिप्टो के बेसिस पे चलता है। सो नाउ चाइना वांट्स टू डिसोसिएट। उसके दो कारण है। आप अपना अभी डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हो, you should not be seen to be a nation which trades so heavily in cryptocurrencies. You have to put your weight behind your digital currency. वही चीज भारतवर्ष भी कर रही है। रशिया में तो स्कोप ही नहीं था वैसे भी। देयर आर रशियंस जो ओन करते थे, क्योंकि जो रशियन माफिया है वो भी बहुत स्ट्रांग है, तो उनका थोड़ा बहुत था ओनरशिप। लेकिन रशिया एज अ कंट्री इज नॉट मैसिवली इनटू क्रिप्टो। वो एक सेल्फ कंटेन सिस्टम है, वैसे भी एक छोटा सा इकोनॉमी है, $2 ट्रिलियन का, बहुत नेचुरल रिसोर्सेस है, और उनका जो रीबेसिंग ऑफ देयर इकोनॉमिक वैल्यू वो हुआ नहीं अभी तक। एनीवे, तो इस स्थिति में मेरे हिसाब से ये जो रिस्क ऑफ वाली बात है, उसके कारण सब इस तरफ भाग रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स, फ्यूचर, सीबीडीसीज, सेफ्टी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ नेशंस जो स्टेबल दिख रहे हैं या रिलेटिवली स्टेबल दिख रहे हैं, इसी दिशा में भाग रही है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात पे, और ये भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये तार जो है सारे जुड़े हुए हैं। देखिए, जो कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति आई थी, वो केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस के बेसिस पे थी। जो फैक्ट्रीज वगैरह बने, ठीक है ना, स्टीम इंजन आ गया, फिर दूसरे तरह के एनर्जी के सोर्स के बेसिस पे प्रोडक्शन होने लगा, फिर ऑटोमेशन आया, वी हैड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके चलते भी ऑटोमेशन और इम्प्रूव कर गया। तभी हम उस कगार पे खड़े हैं कि ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के जो लिमिटेशंस होते हैं, स्पेशली जो दिमाग हाथ से काम जो करना पड़ता है, वो तो अभी तक मशीन्स उतने पारंगत नहीं हुए हैं, लेकिन शायद हो जाएंगे। दिमाग से जो हम काम करते हैं, जिसको हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस बोलते हैं, उसको नकल करने की ये एक प्रक्रिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको मिमिक करने की एक प्रक्रिया है। तो उसके लिए इन्होंने क्या मॉडल सिलेक्ट किया, ये सारा वेस्ट से निकल के आ रहा है। आप देखिए ये कितना आसुरिक है। मैं उसका आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को विश्लेषण बताऊंगा। ये मेरा निजी विश्लेषण है, इसमें आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं, आप सब सुन लीजिए और सोचिए खुद। इन्होंने कहा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाएंगे बेस्ड ऑन वेरी हेवी डेटा सेट्स। ठीक है, क्यों लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स? तो मेरा इसका जो अनुमान है, ये इसलिए नहीं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज द बेस्ट वे टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन, टू फिगर आउट आवर न्यूरल पाथवेज, और वो कैसे स्पार्क करती हैं, कैसे कनेक्ट करती हैं। दे आर नॉट रियली मिमिकिंग द ब्रेन। आप एक बढ़िया ब्रेन भी बना सकते थे, पर आप वो नहीं बना रहे। आप एक मैसिव स्टोरेज डंप बना रहे हो, और अब एलोन मस्क कह रहा है कि उसको स्पेस में स्टोर करेंगे क्योंकि वो ज्यादा सस्ता होएगा, वगैरह वगैरह, जिसका बेसिस है एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि आप निवेश करोगे ट्रिलियंस एंड टेंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो ऑलरेडी हो चुका है, राइट? लेटेस्ट एस्टिमेट्स इज आई थिंक दे हैव स्पेंट क्लोज टू $8 to $9 trillion on this artificial intelligence thing that's going on amongst the top 10 companies across the world, जो ज्यादातर 80% 90% are in either US or in China। ठीक है, तो आपने उखाड़ क्या लिया? आपने स्टोरेज की क्षमता तो बढ़ा लिया, एंड वेरी फास्ट एक्सेस, बिकॉज ये रैंडम एक्सेस बेस्ड है, वेरी फास्ट एक्सेसिंग, ये कैपेसिटी है, फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड, नैनो सेकेंड्स में द कंप्यूटर कैन नाउ एक्सेस डेटा एंड यूज इट। इट कैन क्रंच द डेटा ऑल्सो, अगर आप बता दो कि क्या हमें रिजल्ट क्या चाहिए। लेकिन जिस चीज में ये लोग फेल हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो ये है कि आप अभी तक पेंटिंग्स देखे हैं एआई के, वो रियल लगते हैं क्या? आपको उसके साथ कनेक्शन महसूस होता है? या पोएम पढ़ के देखिए, अगर आपको पोएट्री की समझ है तो आप उसको महान कविता तो कहोगे नहीं उसको, और ज्यादातर वो, हाँ, B- दूंगा मैं उसको, A+ तो दे नहीं सकता किसी भी दिशा से। ठीक है, तो कनेक्ट विद
You can't. Emotional connect, cognitive connect, right? हम्म, Imagination, ये चीज अभी भी कर नहीं पाई है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई सिंगुलैरिटी लेके आ रहे हैं इसी साल। सिंगुलैरिटी का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू व्हाट द ह्यूमन ब्रेन कैन डू एंड एक्सीड इट बिकॉज इट्स फास्ट। उनका एडवांटेज ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फास्टर, बट इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स फास्टर दैट्स नॉट ए गुड थिंग, राइट? जो हम्म, आर स्कोर होता है ना, मतलब हाउ वेल आर यू मिमिकिंग ह्यूमन कॉग्निशन, ह्यूमन प्रोसेसेस, वो कभी भी 94 95 के ऊपर गया नहीं है परसेंट। तो आर स्कोर अगर वो 0.94 0.95 है, तो इसका मतलब कि आप अभी तक वहां उस क्षमता तक नहीं पहुंचे हो। तो आपका ब्रेन तो शिंपैंजी जैसा ही हो गया, या उससे भी बदतर, क्योंकि शिंपैंजी जो है उसका ब्रेन 97 to 98% ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन का केपेबल है। तो आप शिंपैंजी ब्रेन तक अभी तक बना नहीं पाए हो, इतना सब करके, ट्रिलियंस खर्च करके, और ट्रिलियंस आप मांग रहे हो। ठीक है, ये देखिए, जब आपके पास ये डिवाइस है तब आप इसी का नकल उतार के कुछ और बना रहे हो। ये 12 वॉट लेती है, आप वहां पे 12,000 मेगावाट से एक बनाने की कोशिश कर रहे हो, या गीगावाट से। तो क्या ये एक एफिशिएंट यूज है कैपिटल का? आप एक और चीज देखिए, हम लोग फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है पूरे विश्व में अभी तक। ऑल्टरनेटिव एनर्जी आ गया है, लेकिन फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, या फिर सोलार वगैरह ये सब है, आइडल है। क्या आपको पता है कि आज से 100 साल पहले ऑलरेडी इसके ऑल्टरनेटिव्स आ चुके थे? फ्यूजन टेक्नोलॉजी इज नाउ आल्सो, इट्स बीन डेवलप्ड। सिर्फ पानी के बेसिस पे चलाने वाली गाड़ियों का भी आविष्कार किया गया था, वाटर बेस्ड, हाइड्रो, जस्ट बर्निंग वाटर, आई मीन यूजिंग वाटर टू प्रोसेस एंड क्रिएट एनर्जी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये भी आ चुका है। ये आज की बात नहीं, दीज आर ओल्ड टेक्नोलॉजीज एक्चुअली। तो ये लोग इसको दबा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिलियंस लगे हुए हैं ना। वही युद्ध, वही मिडिल ईस्ट, वही वेनेजुएला, वही मतलब तेल 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 चारों तरफ। ठीक है, उसके बेसिस पे आपने इकोनॉमी खड़ी कर दी। वो जो राजपुरुष हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, अभी अगर हम फट से चेंज कर देंगे तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगी व्यवस्था, उथल पुथल उछाल आएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप कोई हम पे फेवर नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग इट बिकॉज आपके ट्रिलियंस ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इसलिए उसको दबा देते हो। या निकोला टेस्ला ने जो आविष्कार किया था, ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी, राइट, विदाउट वायर्स, जिसको यूज हम्म, करके अब ये कह रहे हैं सैटेलाइट पे सोलर एरे लगा के हम लोग सूर्य की किरणों से ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और पृथ्वी पे उसको बीम डाउन करेंगे वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब टेक्नोलॉजी तो पहले से थी, तो हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं इसको? ये साइंस फिक्शन नहीं है, कर सकते हैं। आप ट्रिलियन से उसमें भी खर्च कर सकते थे, आपने नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको ये तेल वाली जो इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करना था, सारा पैसा उसमें लगा हुआ है, और वो सारे तेल की कंपनी आपके इलेक्शन में पैसा डालते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, तो वो कभी हटेगा नहीं फटाक से, नहीं होएगा। वही चीज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखोगे, ये लोग उसी पे अड़े रहेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे, जब तक ये, मतलब क्या कहते हैं, कोई और एक डिफरेंट तरह का मॉडल ना लाए एंड शोज देम एज एकदम पेपर टाइगर, या फिर पिजन विद फीट ऑफ क्ले, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो भारतवर्ष में अश्विनी वैष्णव साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास 12 लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं जो फ्रूगल लैंग्वेज मॉडल्स। फ्रूगल का मतलब क्या है कि आप 95% of what large language models can do can be done by these frugal language models। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप माइक्रो मॉडल्स भी बना सकते हो जिसमें कैपेसिटीज हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क करने की, तो आपको वैल्यू तो वही मिल गया। एक सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो सब कुछ कर सकती है, या डिस्क्रीट स्मॉलर मॉडल्स जो उतना डेटा कंज्यूम ना करे, उतना एनर्जी कंज्यूम ना करे, और आपको वही प्रोडक्टिविटी भी दे पाए, is also another alternative way to approach this whole problem, right? Secondly, जो क्वांटम कंप्यूटिंग का अभी उसमें जो शोध कार्य चल रहा है, once that is perfected and it's nearing perfection as well, लोग इस पे ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि एआई करके सब उछलते रहते हैं और फिर अपने रील्स बनाते हैं, तो उस पे ध्यान ज्यादा निवेश होता है लोगों का। लेकिन क्वांटम अगर नहीं, जब ये पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन को भी मिमिक करना आसान हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट बी
as energy inefficient, as capital intensive. हाँ, और ये these things will collapse, so called large language models. तो ये एक सत्य है जिसको छुपाया जा रहा है क्योंकि इनका सारा पैसा उसमें घुसा हुआ है, इनका मार्केट वैल्यूएशन उस पर अटका हुआ है, ठीक है। तो इसके चलते आप क्या कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग सर्टेन आर्टिफिशियल बैरियर्स जिसके बारे में हमें चेतना चाहिए। आर्टिफिशियल बैरियर्स क्या है मैं बता रहा हूं। इन्होंने अपना ये सारा जो सिस्टम बनाया था ना, दो बहुत बड़े खतरे हैं। नंबर वन, भारतवर्ष इनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारतवर्ष एक सिंगल राष्ट्र है जो इनको सारा डेटा दे सकता है। वी हैव ऑल द डाइवर्सिटी एंड द पॉपुलेशन साइज जो किसी और देश में, किसी और क्षेत्र में नहीं है। एंड ऑफ स्टोरी। चाइना में भी नहीं है। चाइना का पॉपुलेशन तो हमारा आधा है एक्चुअली, लिटरली देखा जाए तो, लिटरली देखा जाए तो वो आधा है। तो भारतवर्ष इनके लिए जरूरी है फॉर डेटा, और यहीं पे हमारा सबसे बड़ा खतरा है। लेट मी टेल यू दिस। ये जो क्लाउस श्वाब है, डावोस का जो रचेता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक फोरम, उसने किताब निकाली थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसको ना सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ के आपको जो खतरे हैं और जो चीजें हो रही हैं वेस्ट में, वो उसमें साफ नजर आएगा। और ये लोग कितना भी कहे नहीं नहीं हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, चाहे वो ब्लैक रॉक का लैरी फिंक बोले या टेस्ला का एलॉन मस्क बोले, सब उसी दिशा में जा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, दे हैव बीन मैपिंग वेरी एसिडुअसली, बहुत ही अपना ध्यान निवेश करके इन्होंने ये मैप किया कि दुनिया में कुछ पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, कुछ टाइप के लोग हैं जिनका दिमाग, कॉग्निटिव प्रोसेस, इंटेलिजेंस की बात नहीं, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। जैसे भारतवर्ष में तमिल अयर्स का ग्रुप हो गया, या हमारे ईस्ट में कुछ संप्रदाय हैं। हाँ, मैं ओवरऑल बंगालियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ईस्ट में जनरली दे हैव मैप्ड इट लाइक दिस। दे हैव मैप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, चाइना, सब जगह पे इन्होंने मैप करके रखा हुआ है। वो नाचीज एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, यूजेनिक्स, सुपीरियर रेस बनाओ, ठीक है। जर्मनी मैं में ये अभी बना भी के नहीं बोल रहा, आप उनका किताब पढ़िए, सब दिखेगा आपको उसके अंदर। सो जर्मनी इज डूइंग रिसर्च ऑन द ब्राह्मण्स इन इंडिया, आपको ये पता है? या सो ये जो चीज है ना, इससे डेंजरस और कुछ नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है, ठीक है, वो मैलिएबल है। आप ट्रेनिंग से वो जो चीजें जो आपके पास फैमिलीज में नहीं रही हैं, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज कैपेसिटी तो वही है ना, द ब्रेन इज फुली डेवलप्ड फॉर द लास्ट, दिस विल शॉक पीपल, 300,000 years होमो सैपियन सैपियन का ब्रेन वही है, अलग नहीं है। तो नाउ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एक्सपोजर, ट्रेनिंग, और विरासत में आपको क्या मिल रहा है, या एनवायरनमेंट से आपको क्या मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है, और ये सारा डेटा इनको चाहिए। इसीलिए आप नोटिस करोगे यूएस के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें एक चीज बहुत इन्होंने सटली लिख दिया है कि भाई डेटा एक्सेस दे दो। बहुत अच्छा, वो अभी तक साइन नहीं हुआ है, और मैं तो चाहता हूं कि वो साइन ना हो, ऐसे ही स्टॉल करते रहो जब तक ये कांग्रेस में रिपब्लिकन्स हार ना जाए। लेकिन वो डेटा एक्सेस मांग रहे हैं, और ये दोनों पार्टीज यही चाहती हैं, मतलब पॉलिटिक्स वाइज दे आर फर्मली बिहाइंड बिग टेक। इसमें भारतवर्ष को बहुत बहुत सचेत रहना पड़ेगा। फॉर मी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बिगेस्ट थ्रेट इज गवर्नेंस। इट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि ये तो एक प्रोडक्टिविटी टूल ही है ना, और क्या है। हम दूसरी चीजें करेंगे बेसिस द वास्ट कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर करती है। विल बिकम मोर क्रिएटिव, विल क्रिएट इवन मोर ब्यूटिफुल वर्ल्ड, इट्स पॉसिबल टू डू दैट। लेकिन अगर हमारा डेटा इनके पास चला गया, हमें बेनिफिट क्या है उसका, हमें फायदा क्या है। और हम लोग ये जो फ्रूगल मॉडल, लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, इट इज डिफरेंट टू देयर फिलॉसफी। उनका फिलॉसफी, मैं ये कह रहा हूं, वो आसुरिक है। ये जो लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल, ये आसुरिक है। व्हाट डज इट डू? आप अर्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, you are destroying the earth in places like Congo and Venezuela and Brazil and other places to extract rare earth elements. वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है ना, उसका माइनिंग बहुत पोल्यूटिंग है, इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव है। आप वो कर रहे हो, ये बोल रहे हो भाई हमें तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, भाई हमें तो सेमीकंडक्टर्स चाहिए चाहिए चाहिए। तो ये चाहिए 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 वाला जो पॉलिसी है, इससे आप विश्व का बलात्कार कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, आप डेटा प्राइवेसी गया तेल ले रहे हैं।
कोई भी चीज कोई भी कार्य हम कर रहे हैं छुपा हुआ नहीं है, सब इनके पास है। तो ये जो है ना, ये एक खतरा है। तो गवर्नेंस इज द की टू द सक्सेस ऑफ फेलियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इस पे हमें चेतना चाहिए। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज भी है, इंडिया ने यूरोप के साथ एक एफटीए किया, ठीक है। यूरोप में जो लॉज है ना, प्राइवेसी लॉज, दे आर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट इन द वर्ल्ड। सबसे सशक्त वो कानून है वहां पे। आप कह सकते हो ब्यूरोक्रेटिक है, इसलिए उनका स्लो है डेवलपमेंट इस दिशा में। लेकिन यूरोप ने ये यूएस बिग टेक कंपनीज को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन लगवाया है। तो हम बोलेंगे कि भाई हमारा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वी हैव टू कंफॉर्म टू दोज लॉज, तो हम ऐसे आपको डेटा एक्सेस नहीं दे सकते। देन यू कैन नेगोशिएट विद द यूएस। इंटरिम एग्रीमेंट है ना, पूरा एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है कि भाई ये डेटा पे ना वी हैव टू ब्रिंग इक्विवेलेंस विद यूरोप, देन लेट यूरोप फाइट इट आउट विद यूरोप। उनको लगा दो लड़ाई करने में। अगर मैं ये कह सकता हूं तो वो भी ये देख सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा चीज है दे कांट आर्ग्यू अगेंस्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप जाके कोई भी सवाल पूछो ऑन से एशियन कल्चर, ऑन फैमिली वैल्यूज एटसेट्रा, आपको वही दिखेगा, वो लेफ्टिस्ट या पोस्ट मार्क्सिस्ट वोक वैल्यूज, ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस व्हिच इज पुश्ड एज हिस्ट्री, इतिहास जिसका रिविजन नहीं हुआ है, वही कॉलोनियल व्यूज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बेसिस पे ये लोग अपने मशीन्स को ट्रेन कर रहे हैं, सो दैट मशीन आल्सो विल हैव द सेम वर्ल्ड व्यू। प्रॉब्लम ये है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इज लिटरेचर बेस्ड। मैं उपन्यास काव्य की बात नहीं कर रहा हूं, लिटरेचर मीनिंग रिटन वर्ड, और रिटन वर्ड का वेट अभी तक वेस्ट में ज्यादा है, ईस्ट में कम है। ओनली चाइना हैज मेड रैपिड स्ट्राइड्स इन दैट। पब्लिश बहुत करते हैं वो लोग, हमारे देश में वो कम होता है। हम लोग क्या पब्लिश करते हैं, फेसबुक पे, डिजिटल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। भाई एक्चुअल पब्लिकेशन करना पड़ेगा, ये बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा वीकनेस है। बिकॉज जब तक आप आउट देयर ऑन द इंटरनेट यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ लिटरेचर, यू विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस जो सोशल व्यूज है, हिस्टोरिकल व्यूज है, वगैरह वगैरह। सो आप पीछे रह जाओगे। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, हम एलएलएम नहीं करेंगे, हम फ्रूगल लैंग्वेज मॉडल करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन भैया पूरा विश्व तो अभी भी उसी के पीछे भाग रही है। तो यू विल हैव टू एंश्योर कि आप वो आउटपुट दे रहे हो जिससे, दिस इज ऑल वेट ऑफ डेटा, तो वेट इज एंटायरली ऑफ डेटा, ठीक है। तो अमाउंट, क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज समथिंग वी आल्सो हैव टू वॉच आउट फॉर। सो एक मैंने बोला गवर्नेंस, जिसको हम यूरोप वाला वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूज करके अमेरिकियों को थोड़ा धक्का दे सकते हैं। दूसरा है आपका ये वेट ऑफ डेटा, उस पे हमें काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज आवर आउटपुट एंड पुट मच मोर कंटेंट आउट देयर व्हिच इज इंडियन ऑफ ओरिजिन। एंड इंडियन ओरिजिन का मतलब ये नहीं कि वही अशोका यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी टू ऑल द ग्रेट प्रोफेसर्स देयर, और जिंदाल यूनिवर्सिटी या जेएनयू या वहां से जो निकल के आ रहा है सोशियोलॉजिकल व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, वो नहीं। हर तरह का होना चाहिए, किसी चीज को आप बैन नहीं कर सकते, पर हर तरह का होना चाहिए, दूसरे व्यूज भी होने चाहिए, ऑल्टरनेट व्यूज भी होने चाहिए। अदरवाइज जो मशीन बनेगा कॉग्निटिवली जो बायसेस होंगी, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डेटा इट्स गॉट अवेलेबल। वो तो वही खाएगा ना जो हम उसको खिलाएंगे। तो दिस इज वेयर वी आर लैकिंग एंड वी हैव टू मेक अ नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग इट अप। तो ये एक दूसरा चीज है। और तीसरा तो मैंने बोल ही दिया, इनका क्या है कि ये दुनिया को बांटना चाहते हैं, ये अपना ही कास्टिज्म लाना चाहते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस बेस्ड, कि ये इंटेलिजेंट है, ये नहीं है, विच इज स्टूपिड। इंटेलिजेंस कई स्तरों पे होता है, जो आज हमें पता है। और हमें तो मतलब भारतवर्ष में सदियों से पता है कि इंटेलिजेंस कई स्तरों में होता है। चक्र होते हैं ना, हम राइज करते हैं, देन वी गो वन विद द यूनिवर्स, विद ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का जो एहसास है, अनुभव है, वो भी एक इंटेलिजेंस है। उस लेवल तक जाने की बात करते हैं, पर ये लोग वैसे नहीं देखते उसको। वो हर चीज को मैथमेटिकली एल्गोरिथमाइज करके, कोरिलेशंस निकाल के, हाँ, वो एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। पर उनका मेन डेटा सेट इंडिया से आ रहा है, ये याद रखें हम। तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अच्छा, फाइनली मैं ये कहूंगा कि जो ट्रेड डील्स हुए हैं ना, चाहे कितना भी परस्पर द्वंद हुआ हो, फ्रेनेमीज हो, जो भी हो, नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट इज
इंडिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूरोप, अमेरिका, ये एक ट्रेड एक्सिस बन चुका है, इफेक्टिवली बन चुका है. ऑलराइट. लेकिन इंडिया हैज टेक्ड इटसेल्फ टुवर्ड्स द ईस्ट एज वेल. Monetarily, India is completely staked towards it. It's slowly and very methodically divorcing itself. और ये कोई भी सरकार आए ये अब रुक नहीं सकता. ये एक secular process है. India is divorcing itself from this Western weaponized currency regime. Weaponized ही है ना. कल को वो बोलते भाई हमने सैंक्शन लगा दिया, हमें आप पसंद नहीं है, हमें बॉलीवुड के गाने पसंद नहीं है, हम सैंक्शन लगा रहे हैं. हाँ, या आपका जो ये धर्म है ये तो सेटन का धर्म है, तो हम सैंक्शन लगा रहे हैं, आपके जितने भी डॉलर थे आज जब्त हो गए, हमने ले लिया, ओके टाटा, मैं बैट नहीं दूंगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा. तो ये लोग ऐसे काम करते हैं ना. तो हमें तो ये डिवोर्स करना ही पड़ेगा और अपनी तरफ वैल्यू खींच के लाना पड़ेगा, जो हम अब बखूबी कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली कर रहे हैं. तो ये प्रोसेस जो है वो एक्सेलरेट करता जाएगा. इसीलिए इनको जल्दी थी. इन्होंने क्या किया, हमको लगता है कि यूरोप और अमेरिका का ऐसा हो चुका है, पर वो एक ही इशू पे हुआ है ना, यूक्रेन की इशू पे और उनके सेल्फ डिफेंस के इशू पे. तो वो तो एक तरह से ट्रम्प ने अच्छा ही किया कि यूरोप वाले तो एकदम इंडोलेंट, इंडल्जेंट, यूजलेस हो चुके थे सामरिक शक्ति के वजह. अब वो फिर से रियाम कर रहे हैं, अब अपना वो क्षमता बढ़ा रहे हैं. ठीक है ना. पर ये उनका प्रॉब्लम, हमारा नहीं है. रियलिटीज दे आर स्टिल टुगेदर, कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली दे आर स्टिल अलाइंड. वो अभी भी अमेरिकी युक्त राष्ट्र के सामंत देश ही हैं. ये हमें याद रखना पड़ेगा. तो ये मत सोचिए कि ईयू के साथ ट्रेड डील हुआ, वो अमेरिका को बहुत बड़ा, हे अरे बाप रे ये कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है. वही डीप स्टेट है, दोनों चीजों को कंट्रोल करती है, दोनों भौगोलिक खंडों को कंट्रोल करती है. तो वही डीप स्टेट ने करवाया ये डील. क्यों करवाया? और उसके बाद इमीडिएटली हाँ यूरोप का हो गया, अभी अमेरिका का चाहिए. ठीक है. तो उन्होंने टैरिफ फटाक से कम कर दिया, क्योंकि उनके जो उद्देश्य थे वो तो अचीव हो ही चुके थे ना. इंडिया को अलाइन कर लो इस तरफ ट्रेड वाइज. क्यों किया? क्योंकि जो ग्रैंडफादर ऑफ ऑल डील्स होने वाला है, दैट विल बी अ डील, यू मार्क माय वर्ड्स, बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रशिया. अब कई लोग उछलना स्टार्ट कर देंगे कि अरे चाइना पे विश्वास नहीं करते. अरे बाबा, विश्वास तो तुम इजराइल पे भी नहीं कर सकते हो. मोसाद सीआईए के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट में बकवास नहीं कर रहा है. तो भरोसे की बात ही नहीं है, ये सेल्फ इंटरेस्ट की बात है. देखिए, नेट नेशनल पावर, उसमें ना 3 अंग होते हैं या 3 स्तंभ होते हैं. एक होता है आपका मिलिट्री, एक होता है इकोनॉमिक, और तीसरा होता है आपका शासन तंत्र और लॉ एंड ऑर्डर. ये 3 चीजें होती हैं. उसके बेसिस पे आप नेट नेशनल पावर तय करते हो एक देश का. ठीक है. जब आपका इकोनॉमिक खंबा जो है वो थोड़ा सा लुढ़का हुआ है या हिला हुआ है, तो देश के जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, आप देखोगे, बोलेंगे कि देश खतरे में है, बाहर से ताकतें आ रही हैं, हमें अपनी सामरिक शक्ति बढ़ानी पड़ेगी. और वही अभी हो रहा है पूरे विश्व में, क्योंकि इकोनॉमिकली कई सारे जो बड़े देश हैं वो हिले हुए हैं. तो चाइना भी उस तरह से हिला हुआ है. और इसीलिए यू विल नोटिस इन द लास्ट 20 इयर्स, जब चाइना को तो पता है ना अंदर से उनका क्या है नहीं है, कितना खोखला है, कितना सशक्त है, उन्होंने अपना सामरिक जो है उस पर ज्यादा एम्फेसिस कर दिया. यूएस ने, यू नोटिस, अगर यूएस सच में इतना बलशाली और इतना बढ़िया देश होता, व्हाई इज इट इंक्रीजिंग इट्स डिफेंस बजट by 50% from $1 trillion to $1.5 trillion? उनको कहीं पे अपना पावर बढ़ाना था, क्योंकि कहीं पे वो हिला हुआ है. राइट. भारतवर्ष भी अपना मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज कर रही है, शायद उस लेवल तक नहीं, क्योंकि हम लोग तो फ्रूगल इनोवेशन पे विश्वास करने वाले लोग हैं. ठीक है, उसमें उसकी बहुत अच्छाइयां हैं, पर उसमें बुराइयां भी हैं, पर वो एक अलग टॉपिक हो जाता है. लेकिन ओवरऑल मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली हिले हुए हैं. तो चाइना पे भरोसा करने वाली बात नहीं है. पर आप देखें, अगर इकोनॉमिकली फिर से सशक्त करने के दूसरे मार्ग ढूंढ लिए जाएं, तो आप फिर से मिलिट्री स्पेंडिंग और मिलिट्री जो ये सारा बेलिजरेंस है दूसरे देशों के प्रति, वो कम हो जाएगा. नाउ चाइना हैज सर्टेन एडवांटेजेस भारतवर्ष के साथ जो कोई देश नहीं दे सकता. एक्सेस टू इंडियन ओशन रीजन, access to trade routes, access to the Indian market, right? इंडिया का जो जीडीपी साइज है 4.5 ट्रिलियन बताते हैं, पर परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे 21 ट्रिलियन है. Would China not want access to that?
जबकि यूएस के साथ उसका हिला हुआ है संबंध, इट विल वांट एक्सेस ना, एंड इट विल बी वेरी स्टूपिड टू से नहीं 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 हम युद्ध करेंगे। हम वो 5 फिंगर्स वाला पॉलिसी सुन यात सेन ने बोला था आज से 125 साल पहले, मैं वो उस पे हम लगे हैं, उसी पे आमादा होंगे। ऐसा नहीं होगा। करेंगे वो डेफिनेटली, वो नीडल करेंगे एंड दे विल नॉट गिव अप, क्योंकि उनके यहाँ पे वो नाक वाली बात होती है ना, द नोज कांट बी कट। सो नाक रखने के लिए वो ये लोग करते रहेंगे, ये चीज दिखाएंगे नहीं नहीं हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। पर वो युद्ध तक जाएगा क्या, इस पे मुझे सवाल है। हमें अपना नजर कभी हटाना नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है भारतवर्ष को एक्सपेंशनिस्ट मिलिट्री बनाना चाहिए, पावर प्रोजेक्शन वाली मिलिट्री बनानी चाहिए। पर बहरहाल चाइना के साथ द्वंद्व होगा, पर वो शायद युद्ध तक ना जाए। जो हो सकता है वो ये है कि यही बॉर्डर डिस्प्यूट कंटिन्यू करे, पर करने दो ना। फिर भी हम तो इकोनॉमिक ट्रेडिंग तो बंद नहीं हुआ, इनफैक्ट बढ़ता रहा है। चाइना अभी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, अपार्ट फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के साथ गुड्स ट्रेड ज्यादा नहीं है, पर सर्विस ट्रेड इज मैसिव, $400 बिलियन तक का है। ठीक है ना? तो चाइना को हम एक्सेस देंगे टू मार्केट एंड इंडियन ओशन रीजन, प्लस एक्सेस टू दिस ह्यूज मार्केट, एंड वी विल आल्सो इन टर्न गेट एक्सेस। वो जो डील होगा ना, दैट विल बी द लार्जेस्ट डील, इट विल बी बिगर देन द इंडिया यूरोप डील, इट विल बी डेफिनेटली बिगर देन द इंडिया अमेरिका डील। अच्छा, एक चीज कह के मैं इस बात को समाप्त करता हूं, वो ये है कि पीयूष गोयल साहब ने कहा, वो मुझे बात समझ में नहीं आई, शायद वो स्पष्टीकरण दें तो बढ़िया होगा। अमेरिका किस एंगल से $30 ट्रिलियन मार्केट है? अमेरिका का टोटल ट्रेड $8 ट्रिलियन है, तो वो 30 ट्रिलियन मार्केट तो है नहीं। उसका जो इंपोर्टेड कंजम्पशन है दैट इज $4 ट्रिलियन। इट इज नॉट अ $30 ट्रिलियन मार्केट। $30 ट्रिलियन, $31 ट्रिलियन उनके जीडीपी का साइज है। जीडीपी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो मार्केट साइज नहीं होता है। तो हम ये कुछ भ्रामक चीजें हैं, लोग कह जाते हैं, मंत्री लोग भी कह जाते हैं, हमें उस पर वो नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा आप डेटा पे विश्वास करें। मैं भी कह रहा हूं, मैं भी गलत कह सकता हूं, आप खुद सोचें, खुद देखें, डेटा को परखें। जो हम वक्तव्य रखते हैं, ओपिनियंस रखते हैं, उसको भी आप एनालाइज करें। तो दुनिया जो है इस अवस्था में है, 2-3 बड़े मेगा ट्रेंड्स हैं, कुछ थ्रेट्स हैं, उसका रेजोल्यूशन होगा। पर सीबीडीसी तय है, गोल्ड सिल्वर का लॉन्ग टर्म ऊपर जाना तय है, और जो वैल्यू है वो अब परमानेंटली वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुका है। मैं तो ये कहूंगा शिफ्ट हो चुका है। चाइना में कितना भी अस्थिरता है, इंडिया के अंदर कितना अस्थिरता हो, चारों तरफ जो भी हो, ओवरऑल वेट ऑफ इकोनॉमी एंड डायरेक्शन, दिशा जो है वो तय है। राइट। तो काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस वक्त मनी मार्केट में एंड जियो इकोनॉमिक्स में। जियो पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इक्वल टू जियो इकोनॉमिक्स, जैसा कि हम कहते रहे। दादा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड विल बी वेटिंग टू मीट यू ऑन 14th and 15th of March 2026, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। दादा भी ज्वाइन करेंगे 99.9%, 0.1% छोड़ रही हूँ क्योंकि दादा हैज 95%, मैं 99% 95% आई एम देयर, बाय मंडे इट विल बी कंफर्म। जी, थैंक यू सो मच दादा, और प्लीज़ आगे आएँ, हमारी इस मुहिम में हमें कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, सपोर्ट करें। आपके सहयोग के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और आगे भी आप ही लोगों के सहयोग से आगे बढ़ सकती हूँ। सो प्लीज़ कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड सपोर्ट, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सबको नमस्कार। मेरी इस छोटी बहन